राम राम साथियों, वेलकम टू अल्ट्रा नॉलेज एकेडमी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसडीएम कैसे बने, हाउ टू बिकम ए एसडीएम ऑफिसर। जैसा कि आपको थंबनेल से ही ज्ञात हो गया होगा, इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी जानकारी दी जाएगी वो आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। तो इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखना। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें, ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब बात करते हैं एसडीएम कैसे बने। तो ये प्रोसेस जानने से पहले कि एसडीएम कैसे बने, उससे पहले कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हम सभी के मन में उठते रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मेरे से भी इंस्टाग्राम पर पूछे गए हैं। तो उन क्वेश्चनों का पहले आंसर दे देते हैं, जैसे कि एसडीएम क्या है। ठीक है, तो एसडीएम क्या है और एसडीएम के क्या कार्य होते हैं, एसडीएम कैसे बने, एसडीएम को सैलरी कितनी मिलती है, एसडीएम बनने के लिए कौन सी पढ़ाई पढ़ें, एसडीएम बनने के लिए एज लिमिट क्या होती है। और तो इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जिनका आंसर मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहले ये जान लेते हैं, तो एसडीएम क्या है। एसडीएम का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, यानी कि उप प्रभागीय न्यायाधीश। अब इसमें एक शब्द आ रहा है न्यायाधीश। तो न्यायाधीश क्या करते हैं, न्याय करते हैं, तो एसडीएम भी न्याय करते हैं। ठीक है, एसडीएम भी न्याय करते हैं, न्यायाधीश इसमें शब्द है। एसडीएम का कार्य भी न्याय करने का होता है। जैसे कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं एसडीएम के, जैसे जो जनपद में जमीन का लेखा जोखा होता है, या व्यापार का जो जमीन के बारे में जो लेखा जोखा होता है, वो सब एसडीएम के अंतर्गत आता है। विवाह संबंधी कार्य भी एसडीएम के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एसडीएम बनने के लिए हम कौन सा कोर्स करें, या कौन सी डिग्री करें, या क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो एसडीएम बनने के लिए सिंपल सा आपको ग्रेजुएशन करना होगा। ग्रेजुएशन में आप बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिप्लोमा नहीं चलता, ये बात आप क्लियर कर देना, डिप्लोमा नहीं चलता, जैसे कि पॉलिटेक्निक या आईटीआई वगैरह ये चीज़ें नहीं चलती, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया, तो ग्रेजुएशन में कितने परसेंटेज लाने होंगे एसडीएम बनने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 50% चाहिए, 70% चाहिए, या 60% चाहिए, जैसा कि अदर फॉर्म में होता है। वहाँ पर ग्रेजुएशन में या किसी भी डिग्री में या किसी भी कोर्स में परसेंटेज का क्राइटेरिया एक होता है कि इतनी परसेंटेज हमको चाहिए, पर एसडीएम बनने के लिए ऐसा कुछ नहीं है। आप सिंपल सा 33% के साथ भी अगर पास हैं तो आप एलिजिबल हैं एसडीएम का फॉर्म भरने के लिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम ग्रेजुएशन कहाँ से करें। ठीक है, तो ग्रेजुएशन करने के लिए आप भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात उठती है कि ग्रेजुएशन तो हमने कंप्लीट कर लिया, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एज का क्या क्राइटेरिया है। तो एज का जो क्राइटेरिया है वो ऐसा है यार, सभी कास्ट के लिए अलग अलग है। जैसा कि जनरल कास्ट के लिए 21 वर्ष से 40 वर्ष है। ठीक है, 21 वर्ष से 40 वर्ष जनरल कास्ट के, और जो एससी कास्ट में आते हैं या एसटी कास्ट में आते हैं या ओबीसी कास्ट में आते हैं तो वो 21 से 45 वर्ष तक भर सकते हैं। 5 साल की छूट है, मगर ये 5 साल की जो छूट है ये केवल उत्तर प्रदेश के नागरिक के लिए, उत्तर प्रदेश के जो मूल निवासी हैं उन्हीं के लिए 5 साल की छूट है। तो वैसे जब नोटिफिकेशन इशू होता है तो उसमें एज का पूरा डिटेल दिया हुआ होता है कि किस कैटेगरी को कितनी छूट दी जाएगी। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। वैसे मिनिमम जो है वो 21 वर्ष से 40 वर्ष, ये आप मान के चलो। ठीक है, आपका ये भी क्लियर हो गया कि हमको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो सिंपल सा ग्रेजुएशन चाहिए। एज लिमिट के बारे में भी आपको क्लियर हो गया कि एज लिमिट क्या होती है, क्या क्राइटेरिया होता है। 21 से 40 आप मान के चलो, 21 से 40 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, 2 चीज़ क्लियर होगी। एसडीएम क्या होता है ये भी क्लियर हो गया, एसडीएम के क्या कार्य होते हैं ये भी क्लियर हो गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एसडीएम जो होते हैं वो 2 तरीके से बनते हैं। पहला तो आप यूपीएससी का फॉर्म भर के एसडीएम बन सकते हैं। यूपीएससी का फॉर्म भरने से नहीं, यूपीएससी का फॉर्म भर के एग्जाम क्लियर करने के बाद एसडीएम बन सकते हैं। या दूसरा, यूपीपीएससी का फॉर्म भर के एग्जाम क्लियर करने के बाद आप एसडीएम बन सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी क्या होती है, यूपीएससी होती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, ये केंद्र की होती है, संघ लोक सेवा आयोग। और यूपीपीएससी क्या होती है, जैसा कि यूपी माने उत्तर प्रदेश और पीएससी माने पब्लिक सर्विस कमीशन, तो ये उत्तर प्रदेश का पब्लिक सर्विस कमीशन है, यानी राज्य का लोक सेवा आयोग। जैसा लोक सेवा आयोग है वैसे ये राज्य का लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश का है और वो केंद्र का है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। सभी स्टेट के होते हैं अपने अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे मध्य प्रदेश का ही पब्लिक सर्विस कमीशन है और हरियाणा का भी है पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इस तरह के सभी स्टेट के अपने अपने अलग अलग पब्लिक सर्विस कमीशन होते हैं। तो हम पीसीएस का फॉर्म
फॉर्म भर के भी एसडीएम बन सकते हैं और यूपीएससी का फॉर्म भर के भी एसडीएम बन सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि एसडीएम को कितनी सैलरी मिलती है ना। तो सैलरी का ऐसा है कि 50,000 से 80,000, 70,000, 90,000 ये हो सकती है एसडीएम की सैलरी, मगर 50,000 से ऊपर होती है, ये आप मान के चलो। ठीक है, अब क्योंकि टीए डीए वगैरह लग जाते हैं तो 50,000 प्लस ही हो जाती है इनकी सैलरी, और वैसे भी वेतन आयोग लग जाता है तो सैलरी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब इनको सुविधाएं क्या मिलती हैं, तो एसडीएम को जो सुविधा मिलती है वो मिलती है, एक तो कार मिलती है इनको आने जाने के लिए। ठीक है, और रहने के लिए कमरा मिलता है या मकान मिलता है या घर मिलता है, जो भी आप समझ सकते हैं, आवास मिलता है रहने के लिए, और आने जाने के लिए वाहन मिलता है, रहने के लिए आवास मिलता है, और एक या तो आप समझो कि ड्राइवर मिलता है, या आप समझ लो कि रसोईया मिलता है, या आप समझ लो कि होमगार्ड मिलता है। एक पर्सन ऐसा भी होता है जो एसडीएम के साथ होता है। ये चीज़ क्लियर होगी। तो सुविधाएं क्या मिलती हैं, सैलरी क्या होती है, एसडीएम के क्या कार्य होते हैं, एसडीएम की फुल फॉर्म क्या है, एसडीएम बनने के लिए जो 2 रास्ते हैं वो कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ क्लियर होगी। तो अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि हम ग्रेजुएशन कहाँ से करें। ये क्वेश्चन तो पहले ही बता दें कि ग्रेजुएशन या अपनी पढ़ाई आप हिंदुस्तान से ही कर सकते हैं। ठीक है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि सिलेबस क्या है। तो एसडीएम का जो सिलेबस है, यानी पीसीएस का जो सिलेबस है, उसकी वीडियो पहले ही बना दी गई है। पीसीएस का जो प्री पेपर होता है उसकी वीडियो पहले ही बना दी गई है। ऊपर देखो पॉपअप में एक बटन है ना, हाँ, यहाँ आप क्लिक करके उस सिलेबस को देख सकते हैं। और जो इसका मेंस सिलेबस होता है, मेंस एग्जाम पैटर्न होता है, उसकी भी वीडियो बना दी गई है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी इनके लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेक करके लिंक पर क्लिक करके वीडियो ओपन करके देख सकते हैं, पीसीएस प्री की भी और पीसीएस मेंस सिलेबस की भी। और अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि कौन सी बुक्स पढ़े ना, तो बुक्स के बारे में भी आगे बताऊंगा, उसकी भी वीडियो में लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या ऊपर आई बटन में लगा दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ठीक है, हमारी एज भी 21 वर्ष हो गई है और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया है, अब हम फॉर्म भर सकते हैं। हमने फॉर्म भर दिया, तो ये बताओ कि इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। देखो यार, एसडीएम का जो पेपर होता है, एसडीएम कोई स्पेशल फॉर्म नहीं निकलता है एसडीएम के लिए। ठीक है, एक चीज क्लियर कर दो, आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि एसडीएम का अलग से फॉर्म निकलता है। एसडीएम का फॉर्म नहीं निकलता। फॉर्म जो निकलता है वो यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, पीसीएस बोलते हैं इसको, पीसीएस का फॉर्म निकलता है। उसमें काफी सारे पद होते हैं, तो उस पेपर को जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, मेरिट में आपका नंबर आ जाता है, तो जैसे आपके नंबर होते हैं उसी के आधार पर आपको पद दिया जाता है। ठीक है, और एसडीएम जो होता है कोई डायरेक्टली एसडीएम नहीं बनता, ये चीज भी आप अपने दिमाग से निकाल दो। पहले जो बनता है वो नायाब तहसीलदार बनता है। ठीक है, और जैसे जैसे उसका प्रमोशन होता है, प्रमोशन करने के बाद उसके कार्य को देखा जाता है, कार्यशैली को देखा जाता है कि कैसा व्यवहार है, कैसा कार्य कर रहे हैं, वो सारी चीजें आकलन होती हैं। उसके बाद उनको प्रमोशन दिया जाता है। किसी को 5 साल में प्रमोशन मिल जाता है, किसी को 10 में मिलता है। तो ये डिपेंड करता है कि व्यक्तित्व कैसा है, कार्य कैसे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब प्रमोशन मिल जाता है तो प्रमोशन पाने के बाद एसडीएम बनते हैं, एसडीएम का पद मिलता है। ठीक है, तो एसडीएम कोई डायरेक्ट नहीं बनते, पहले नायाब तहसीलदार बनते हैं और उसके बाद प्रमोशन पा करके एसडीएम बनते हैं। ये चीज क्लियर होगी। तो अभी हम बात कर रहे थे कि इसका सिलेबस वगैरह एग्जाम पैटर्न क्या होता है। तो इसका जो एग्जाम पैटर्न होता है वो होता है 3 चरणों में कंप्लीट। तो सबसे पहले होता है आपका प्री एग्जाम। ठीक है, प्री एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है आपका सीसैट का, जो केवल क्वालिफाई करना होता है, और एक पेपर होता है जीएस का। जीएस के पेपर में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और करंट अफेयर्स आदि सभी सब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, तो इन सभी सब्जेक्ट में आपको अच्छे से पकड़ करनी है अपनी, इन सभी सब्जेक्ट में ही आपको अपनी जी तोड़ मेहनत करनी है। इस पेपर में आपके अच्छे नंबर आ जाते हैं तो आपको मेंस पेपर के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि मेरिट लगती है। मेरिट लगने के बाद जिसका नंबर आ जाता है मेरिट में, उसको मेंस पेपर के लिए बुलाया जाता है। अब मेंस पेपर में भी काफी सारे पेपर होते हैं आपके, ऑप्शनल भी होता है, निबंध का भी होता है, हिंदी का भी होता है, और जीएस के पेपर भी होते हैं। तो सारी डिटेल आपको देखो ऊपर पॉपअप में आई बटन आया ना, हाँ, यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं। मेंस पेपर का सिलेबस है, यहाँ से आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं मेंस पेपर का सिलेबस क्या होता है। तो सारी पूरी डिटेल बताई गई है कि एग्जाम पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या है, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर का होता है, सारा कुछ उसमें बताया गया है। तो आप वहां से उस वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन सी बुक पढ़ें। तो बुक के लिए भी हमने एक स्पेशल वीडियो बना दी गई है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी साइंस, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, जितने भी सभी सब्जेक्ट सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं
उन सभी सब्जेक्ट की जो बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक उसकी हमने एक वीडियो बना दी है। तो आप उन बुक को परचेज कर लेना, या डिस्क्रिप्शन में उन सभी बुक का मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से भी उनको परचेज कर लेना, ठीक है। तो बुक्स की आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, वहां से उन बुक्स पे क्लिक करो लिंक पे और बुक्स को आप परचेज कर लो, ठीक है। तो वैसे हिस्ट्री जो है वो हमारी 3 पार्ट में डिवाइड है। सिविल सर्विस के लिए बता रहा हूँ, हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है। जैसे कि एक तो होती प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत का इतिहास और होता है आधुनिक भारत का इतिहास। तो पीसीएस में जो है आधुनिक भारत के इतिहास से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक चीज क्लियर। और फिर आता है हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर, ज्योग्राफी की बुक। तो ज्योग्राफी के टॉपिक जो होता है हमारा, वहां से भारत का जो ज्योग्राफी है उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत की ज्योग्राफी में से। और जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, क्योंकि ज्योग्राफी भी 3 पार्ट में डिवाइड है, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक भारत की ज्योग्राफी और एक मैप, ठीक है। तो जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है वहां से जो एशिया वाला हमारा पोर्शन है वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है। अब मैप के लिए कौन सी बुक परचेज करनी है, तो ऑक्सफोर्ड की मैप की बुक आती है, वहां से मैप आप अच्छे से देख सकते हैं। तो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड और ज्योग्राफी भी 3 पार्ट में डिवाइड। अगर आप किसी भी बुक को या किसी भी चैप्टर को या किसी भी कार्य को टुकड़ों में करोगे तो वो जल्दी से हो जाएगा और आपको ईजी पड़ेगा, वो ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे बरसात होती है, ठीक है, आपने देखा होगा अक्सर, जैसे बरसात होती है तो बरसात धीमे 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 जो बरसात होती है तो आपने देखा होगा वो ज़्यादा नीचे तक नमी पहुंचाती है, खेतों में भी, या अगर आपने गांव में भी देखा होगा, ये वो ज़्यादा फायदेमंद होती है। मतलब खेतों के लिए वो ज़्यादा नीचे तक नमी पहुंचाती है तो फायदेमंद होगी। और जो एकदम से ही तेज सी बारिश पड़ती है वो एकदम सी बारिश पड़ेगी और बह के सारा पानी चला जाएगा, तो उसका पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से आप अगर किसी भी एक सब्जेक्ट को ऐसे पढ़ोगे, एकदम से ही रट्टा मार लिया पढ़ लिया बस, तो वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा, वो आपके दिमाग में पैठ नहीं बनेगा। अगर आप टुकड़ों में डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में भी छपेगा और याद भी रहेगा, ठीक है। तो ये तो था पढ़ने का तरीका कि हाँ भाई हम किसी भी सब्जेक्ट को टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी 3 पार्ट में डिवाइड है। और पॉलिटी और इकोनॉमी और तुम्हारा करंट अफेयर्स वगैरह ये सारे सब्जेक्ट हैं, कैसे पढ़ना है वो सब मैंने उस वीडियो में बताया, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी। तो ये तो सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो ही गए। अब हम बात करते हैं एसडीएम कैसे बने इस प्रोसेस की। तो भाई आपकी एज 21 वर्ष कंप्लीट है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, ठीक है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। फॉर्म आता है फरवरी में, ठीक है। फॉर्म कब आता है और प्रीलिम्स कब होता है, मेंस कब होता है, कट ऑफ कब लगती है, तो इसकी भी एक अलग वीडियो बना दी गई है प्रॉपर। आई बटन में ऊपर देखो लिंक आया ना, तो वहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसको भी दे दूंगा, आप वहां से भी उसको पूरा अच्छे से देख सकते हैं कि कब फॉर्म वगैरह आता है। तो अभी बता दूं मैं कि फरवरी में फॉर्म आता है, ठीक है। अभी आपके पास जनवरी का महीना पूरा बचा है। अगर आप इस वर्ष 2022 में पीसीएस का देने की सोच रहे हैं तो फरवरी में फॉर्म आता है और जून में उसका पेपर हो जाता है। अगर कोरोना के कारण लॉकडाउन नहीं लगा तो जून में पेपर हो जाएगा, इसका पहले ही कैलेंडर इशू हो जाता है, ठीक है। तो फरवरी में फॉर्म आया, जून में एग्जाम हो गया, उसके बाद फिर मेंस एग्जाम होता है, मेरिट में नंबर आ जाता है। तो इस तरह से आप फॉर्म भर दिए और फॉर्म भरने के बाद आपने बुक्स भी परचेज कर ली और आप तैयारी कर रहे हैं। तो अब तैयारी कैसे करें ये मेन मुद्दा है। तो तैयारी करने के लिए मैंने जैसे अभी पीछे ही बताया कि आप टुकड़ों में डिवाइड करके किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में भी छपेगा और याद भी रहेगा, ठीक है। तो आप किसी भी एक बुक को 3 बार 4 बार 5 बार जितना हो सकता है उतना पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आपने एक ही सब्जेक्ट की 3-3 4-4 राइटर की बुक खरीद रखी है। जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री 3 पार्ट में डिवाइड है तो 3 ही अलग अलग राइटर की बुक खरीदनी होगी, ये चीज़ तो है। मगर आपको ऐसा नहीं है कि जैसे आधुनिक भारत का इतिहास है तो आधुनिक भारत के इतिहास की भी हमने 3-3 राइटर की बुक खरीद ली, और मध्यकालीन भारत के इतिहास की भी 3-3 राइटर की बुक खरीद ली, या ज्योग्राफी की भी आपने 4-4 5-5 राइटर की बुक खरीद ली। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे राइटर हैं जो जिनकी काफ़ी अच्छी बुक है, पर जो सिविल सर्विस के लिए जो बेस्ट बुक है उसकी मैंने वीडियो बनाई है और डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है। आपको वही बुक परचेज करनी है और वही पढ़नी है। एक बुक को कम से कम 3 बार 4 बार रिवीजन करना है, पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट की बुक 3-3 4-4 राइटर की पढ़नी है, नहीं, आपको एक ही बुक को 3-3 4-4 बार पढ़ना है। तो आपने बुक भी पढ़ ली, फॉर्म आपका भरा हुआ है, ठीक है। फॉर्म आया, आपने फॉर्म भर दिया, जून में पेपर हुआ, तो आपको जो अपना मेंस के लिए तैयारी करनी है, ना कि प्री के लिए। जून में प्री पेपर होता है, ये बात सही है, मगर आपको अपनी तैयारी जो करनी है वो मेंस एग्जाम को लेकर के करनी है, ना कि प्री एग्जाम को लेकर के। अगर आप प्री एग्जाम को लेकर के अटके रहोगे कि बस किसी तरह भगवान मेरा प्री निकल जाए, तो भाई केवल तुम प्री ही निकाल पाओगे मुश्किल से। मेंस एग्जाम की नहीं सोच रहे तो प्री कैसे निकालोगे। अभी आप अगर मेंस एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपका प्री एग्जाम आराम से निकल जाएगा। तो आपको प्री एग्जाम की तैयारी करनी है ये सोच करके कि बस हाँ मैं ही एसडीएम हूँ, इस तरह से आपको तैयारी करनी है कि आने वाला एसडीएम मैं ही हूँ, ठीक है। तो आपने तैयारी करी,
पेपर आया, आपने पेपर दिया अच्छे से, मेरिट में आपका नंबर आया, मेंस एग्जाम दिया, मेंस एग्जाम में आपका नंबर आया। अब बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी एक स्पेशल वीडियो आने वाली है। फिर भी मैं यहाँ पर बता दूं कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, ये कैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताओ पहले मुर्गी आई या अंडा आया, है ना, बताओ कि आसमान में कितने तारे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, अपना भ्रम अपने दिमाग में से निकाल दो, इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। आप जो सवाल पूछे जाते हैं वो आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, एक तरीके से आपके बारे में ही पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो। हालांकि वो सब उनके पास होता है, फिर भी वो आपके बारे में ही पूछते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं पूछते। आपका केवल माइंड चेक करते हैं कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। भले ही आप गलत आंसर दो, पर ऐसा नहीं है कि आप हिचक करो वहाँ पर कि सब मुझे नहीं आता, ऐसे नहीं करना भाई। जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आता है तो उसका धड़ाक दे से आंसर दो, नहीं आता तो सॉरी सर, सॉरी मैम ऐसे बोल दो, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मेरिट में अच्छा नंबर है। जो इंटरव्यू में आपकी मेरिट बनती है, जो इंटरव्यू में नंबर दिए जाते हैं, वो आपको इतने नंबर मिल जाते हैं कि आप इंटरव्यू पास कर जाओ। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू में आपको 0 बटा लड्डू मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका वहाँ पर पर्सनैलिटी भी टेस्ट होता है और आपका जो है थोड़ा सा माइंड भी चेक होता है वहाँ पर। जैसे पूछ लेंगे आप, जैसे उत्तर प्रदेश से हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम का नाम बताओ, ये तो सभी को पता है। उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उनकी विधानसभा सीट कहाँ से है, वो विधायक हैं, ये पूछ लिया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या अपने डिस्ट्रिक्ट के जो डीएम है उनका नाम पूछ लिया जाएगा, मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ उसमें हार्ड नहीं है, ठीक है। तो आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया, उसके बाद मेरिट आती है, मेरिट में आपका नंबर आ जाता है, तो आपके नंबर के हिसाब से आपको पद दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्टली एसडीएम बना दिया जाएगा, आपके नंबर के हिसाब से आपको पद दिया जाएगा। अगर आपको नायब तहसीलदार का पद मिलता है तो सब्र रखो, जब आपका प्रमोशन होगा 5-6 साल बाद, जब आपका प्रमोशन होगा ना, तो आप एसडीएम बन जाओगे, ठीक है। तो एसडीएम बनने की पूरी कहानी ये है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हुई। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब और पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर देना। थैंक यू।